नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी सेशन के अंतर्गत आपको जो है जेटेट 2016 जो हुआ था उसमें हिंदी से जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसको लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपको हमने 2012 का हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया था उसका कंप्लीट PDF और वीडियो आपको हमने दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम यहाँ पे जेटेट 2016 में हिंदी से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए आपका हिंदी सेशन हमने यहाँ पर जो जेटेट का अभी सेकेंड बार न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसके आधार पर हिंदी हमने कंप्लीट करवा दिया है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछा गया प्रश्न और उसके साथ क्वेश्चन बैंक अब हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहते होंगे केवल हिंदी का लेने के लिए, तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में यहाँ से हिंदी का सभी जो सिलेबस आपके दिए गए हैं जेटेट 2026 के लिए उसका न्यू सिलेबस के आधार पर आपको नोट्स तैयार कर दिया गया है, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का बना दिया गया है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न आया हुआ था, राजभाषा का तात्पर्य है। पहला प्रश्न है, राजभाषा का तात्पर्य क्या है? देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, आदर्श एवं परिनिष्ठा की भाषा, ठीक है। देखिए हम लोग दो चीज़ जानते हैं, एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा और दूसरा कभी आप नाम सुने होंगे राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है? तो हमारे देश में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है उसको हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा के तौर पर हम लोगों ने यहाँ किसको अपनाया है? हिंदी को अपनाया है, ठीक है। और राजभाषा क्या होता है? तो देखिए सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा को अपनाया जाता है, सरकारी कामकाज करने में जो भाषा सबसे अधिक अपनाया जाता है उसको हम लोग राजभाषा का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राजभाषा का मतलब होगा सरकारी कामकाज की भाषा, राइट आंसर इसका C होगा, ठीक है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग एक संरचना होती है, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है, ठीक है। पूछा है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें कौन गलत है वो बताना है आपको, ठीक है। यानी 3 सही है इसमें और 1 गलत है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहला है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग से एक संरचना होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है, अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं, अलग अलग प्रकार से बात किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा क्या है? सभी की संस्कृति अलग अलग होती है, उसके अनुसार उसके भाषा होते हैं। तमिल की संस्कृति अलग, वहाँ की भाषा तमिल अलग है। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें गुजरात में तो वहाँ की अलग है, नेपाल की तो वहाँ पे अलग है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संस्कृति और सभ्यता होती है, ठीक है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ठीक है। ये जो है आपका प्रकृति नहीं है, ये भाषा की प्रकृति नहीं है, ठीक है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका जो कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा आपका C। क्या हो जाएगा उसके लिए? आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द अभी आपको नहीं करवाया गया है,
लेकिन ये आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका हर बार हर राज्य में रह रहे हैं, भले ही सिलेबस में नहीं दिया गया हो, लेकिन वैसे भी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख कर जाएंगे जो कि हर राज्य में पूछा जा रहा है। ठीक है, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है। पहला है दयालु, एक नयन, समदर्शी, दूरदर्शी। ठीक है, तो जो दया करता हो, जो किसी पर दया करता हो उसको हम लोग कहते हैं दयालु। जो एक आँख से सबको देखता है उसको कहते हैं एक नयन। जो समान दृष्टि से सबको देखता है उसको कहते हैं समदर्शी। और जो दूर की चीज़ों को देखता है उसको कहते हैं दूरदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न मेरा पूछा गया था आपका कि सबको समान दृष्टि से देखने वालों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समदर्शी। ठीक है, चलिए देखिए आपका हिंदी सेशन बहुत ही अच्छा होगा। आप यहाँ पर 15 में 15 लेकर के जा सकते हैं। हिंदी का नोट्स आपको जो हमने बना दिया है 99 रुपीज़ में लेकर के यदि आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ 15 में 15 14 आ सकता है, क्योंकि आपको हमने वहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी दे रहा है साथ में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी विभिन्न राज्यों का दे रहे हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा भी पढ़ना है उसको भी हमने बना दिया है, और विभिन्न राज्यों का जो इंपॉर्टेंट है वो भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए यहाँ पर ज़रूर ले लीजिएगा। अगला है पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है। मुहावरा आपका कंप्लीट हो गया है, उसमें देखिए ये मुहावरा आपको दिया गया है। पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है। बाढ़ आ जाना, शर्मिंदा होना, लगातार वर्षा होना, नल में हमेशा पानी आना। ठीक है, तो पानी पानी होना का मतलब बाढ़ आ जाना ये नहीं है, लगातार वर्षा होना ये अर्थ नहीं है, नल से पानी टपकना ये अर्थ नहीं। यानी पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा हो जाना या लज्जित हो जाना, उसको कहते हैं पानी पानी होना। ठीक है, मतलब मैदान में, क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी हैं वो पानी पानी हो गए ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया, हार बुरी तरह से हो गया। ठीक है, अगला है उर्वर शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए ये विपरीतार्थक शब्द आपको हमने करवाया है। ठीक है, उर्वर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। उर्वरा, ऊसर, उपजाऊ या समृद्धि। ठीक है, तो उर्वर मतलब क्या होता है आप जानते हैं। उर्वर बोलते हैं हम लोग ज़मीन में जब देखते हैं तो कहते हैं ये उर्वर ज़मीन है, मतलब उपजाऊ ज़मीन है। जो भी आप इसमें डालिएगा वो चीज़ इसमें बहुत अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, तो उर्वर मतलब हो गया उपजाऊ। तो एक दूसरा भी कहते हैं कि ये ऊसर ज़मीन है, कुछ भी डालिए कुछ नहीं होगा। तो उर्वर का विलोम शब्द जो हो जाएगा या विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऊसर। क्या हो जाएगा, ऊसर। ठीक है, उर्वरा जो है उर्वर का पर्यायवाची शब्द हो गया, उपजाऊ जो है पर्यायवाची शब्द हो गया, समृद्धि पर्यायवाची शब्द हो गया, लेकिन ऊसर जो है ये विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ना। चलिए, कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं है, यानी इसमें 3 को कमल का पर्यायवाची शब्द है और एक शब्द ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो राजीव क्या है, तो राजीव ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। नीरज क्या है, ये भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज क्या है, ये भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन वारिद, वारिद जो है ये बादल धुंध कोहरा के सेंस में आता है। वारिद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इसमें कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा वारिद। पर्यायवाची शब्द आप लोग रट के जाएंगे। एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, देखिए जो हल्का सब्जेक्ट है वो वहाँ से स्कोरिंग बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आता है उसी के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ रहना है, जो आता है उसको 100% कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाना है, जिससे कि मेरा स्कोर कहीं से भी बढ़े। किसी में पासिंग मार्क्स की बाध्यता नहीं है, वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, इसलिए आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि मेरे लिए आसान है उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के जाइए और पूरा अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए, जिससे आपका स्कोर बन सके। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको 60% लाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद सभी को करवा दिया जाएगा, सभी का भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी जुड़े रहिएगा। पर जोड़ मेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ऐश्वर, पर जोड़ ईश्वर। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है, परम क्या होता है, परम जोड़ एक कार के लिए ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, ये हो जाएगा आपका परमेश्वर। तो परम जोड़ ईश्वर किस में लिखा हुआ है, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है। देखिए अभी जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया है उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय को हटा दिया गया है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय को हटा दिया गया है, क्लियर।
लेकिन आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को हटा के नहीं चलेंगे, आप लोग ले करके चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है उपसर्ग प्रत्यय। लेकिन आप सिलेबस के अनुसार कल चलिएगा तो नहीं देखिएगा और कहीं शायद आ जाए तो आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसलिए ग्रामर सेशन बहुत ही आसान है हिंदी के, तो उपसर्ग और प्रत्यय हम करवा देंगे आपको, आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कहिए कि सिलेबस में नहीं है, आपको हर राज्य में आ रहा है, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए और वहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग पकड़ के ही चलेंगे ना। चलिए, उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा है, देखिए उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, उप ना, जो पहले, जो किसी शब्द के पहले लगेगा और लग के उसका अर्थ बदलेगा तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, उपसर्ग के लिए हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो उत्कर्ष को हम क्या लिखेंगे बताइए, उत जोड़ कर्ष लिखेंगे, ठीक है। उत जोड़ कर्ष लिखेंगे, ठीक है। उत्सव के लिए क्या लिखते हैं बताइए, उत जोड़ सौ लिखते हैं, उत्सव। और उत्कृष्ट के लिए क्या लिखते हैं, उत जोड़ कृष्ट, उत जोड़ कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है। तो सभी में पहले क्या लग रहा है, उत लग रहा है, उत लग रहा है, उत लग रहा है, ठीक है। यानी उत्कर्ष हो, उत्सव हो या उत्कृष्ट हो, जो पहले लग रहा है वो सभी उपसर्ग हैं, तो उत उपसर्ग होगा। उत किस में है, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय के लिए आपको संधि विच्छेद को याद रखना है। अगर संधि विच्छेद आप अच्छा तरह से करने जानते हैं तो समझिए कि उपसर्ग और प्रत्यय आपको बन जाएगा। जो पहले लगता है वो उपसर्ग है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए, नीलांबर में कौन सा समास है, आपको बताना है कि नीलांबर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, ठीक है। देखिए, चारों समास को हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ेंगे। अभी इसका नोट्स बन गया है, आपको क्लास दे दिया जाएगा, तो ये पर देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न रहेगा और आपको हम जितना समास का देंगे उतना ही से आपको टॉपिक से प्रश्न रहेगा, उतने ही में से रहेगा, एकदम कंफर्म रहिएगा, ठीक है। क्योंकि विभिन्न राज्यों का है, साथ में जो अभी तक आया है बहुत से एग्जाम में उसका है। कम प्रश्न में आपको अधिक यहाँ से प्रश्न जो है आपको आएगा एग्जाम में, जो हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं रिटर्न। बहुत ही जो है आपको छाट छाट के नोट्स बनाया गया है और JCERT से बहुत ज़्यादा किताब जो है बनाया जा रहा है और वहीं से आपको सारा प्रश्न टच करता है, ठीक है। तो नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर का क्या होता है, नीलांबर का अर्थ होता है नीला हो अंबर जिसका, ठीक है। नीला हो अंबर जिसका, ठीक है। ये उपमा दिया जा रहा है, इसलिए ऐसा जिसमें विशेषता बताया जा रहा हो तो वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा और ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे आपको जो है अभी न्यू सिलेबस में भी दिया गया है, आपको क्या क्या पढ़ना है, गद्यांश और एक पढ़ना है पदांश, ठीक है। गद्यांश और पदांश, ठीक। तो अभी ये क्या है, आपको पदांश दिया जा रहा है, पदांश दिया जा रहा है, इस पर प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके बाद एक गद्यांश भी आएगा, इस पर देना होगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं गद्यांश पदांश को, खाली आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद उसका आंसर को मिलान करने के लिए अगर सीखिएगा तो आप समझिए यहाँ पर जो है 6, कभी 4 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का आता है, याद रखिएगा। तो आप 6 में 6 लेकर के यहाँ से घर जा सकते हैं, ठीक है। 6 में 6 लेकर के आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, ध्यान से पढ़िएगा सिर्फ। चलिए देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। ये किस में पूछा गया है, तो JTET 2016 में देखिए किस तरह का पूछा गया था। इसके बाद भी रिजल्ट बहुत ख़राब हुए थे, ठीक है। लेकिन हिंदी के चलते नहीं और सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होने के कारण हुआ था, ठीक है। तो निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। ये किताब से देखिए पूरा आया हुआ है आपका ना। क्या है, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग से सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग को ही आगे बढ़ते आ रहे हैं वे, ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है कि स्वप्न के हाथ में तलवार है, वे हमेशा बादल की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, रोकिए इनको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतना अर्थ नहीं देखना है, आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी से मैच करता हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पूछा है, कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है, बताना है। कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है, स्वप्न की, विचार की, कल्पना की, स्वर्ग की, ठीक है। तो किसकी जीभ में तेज धार होती है, आपको कहीं मिलेगा, चलिए पढ़िए एक बार। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। किसके जीभ में धार होती है,
कल्पना की जीभ में धार होती है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है। एकदम एकदम क्लियर मिलेगा, अकबकाइएगा नहीं आप लोग। देखिए यहाँ पे मिला ना, क्या मिला, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। कल्पना की जीभ में धार होती है, कल्पना, राइट आंसर कल्पना होगा उसका। देखिए एकदम 100% मिलेगा, अकबकाना नहीं है, ठीक है। तो कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है, कल्पना की जीभ में तेज धार होती है, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला पूछिए। अगला पूछा गया है प्रश्न, किसके हाथ में तलवार होती है। आपको बताना है किसके हाथ में तलवार होती है। चलिए देखिए इसको पढ़िएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो किसके हाथ में तलवार होती है आपसे पूछा गया है, तो क्या आपका आंसर होगा, स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पदांश खत्म हो गया। आइए अब गद्यांश को, गद्यांश से भी प्रश्न रहेंगे आपके, तो गद्यांश को यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 12 से 15 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। देखिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म को पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण करे। एक तरफ तो हमारे सामने समाज के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनते हैं और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। याद रखिएगा, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव करता है, अपने आदर्शों की स्थापना करता है, अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना उसका इंद्रिय बोध का परिणाम रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण और विवेक है। विवेक द्वारा उसने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ मनुष्य का इंद्रिय बोध विचार और भाव की अपेक्षा अस्थायी रहता है और भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलाधार हैं और उनका उद्गम परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। ठीक है। प्रश्न है, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? जिस समाज में वह जन्म लेता है, जिस समाज के बारे में वह लिखना चाहता है, जिस समाज की वह अवहेलना करता है। ठीक है, या इनमें से सभी। ठीक है, तो साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? तो जिस समाज में वह जन्म लेता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो साहित्यकार उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिस समाज में वह जन्म लेता है। ठीक है, देखिए आपको मिला भी था, अभी हमने आपको करवाया था। देखिए साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। देखिए एकदम स्पष्ट मिलेगा, इसमें टाइम दीजिएगा आपको एकदम लाइन बाय लाइन वो चीज़ मिल जाएगा। तो साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। मिल गया आपको ना? तो यहाँ पर प्रश्न वही आपसे पूछा था कि साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर ए होगा, जिस समाज में वह जन्म लेता है। ठीक है, इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? इंद्रिय बोध में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। ठीक है, इंद्रिय बोध का मतलब क्या होता है?
जो इंद्रियों का बोध करने वाला, इंद्रियों का बोध कराने वाला को इंद्रिय बोध कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों का बोध कराने वाले को इंद्रिय बोध कहते हैं। इसमें का, कारक का चिन्ह का आया है। ठीक है, तो जिस समाज का जब आप विग्रह करेंगे उसमें कारक चिन्ह आएगा तो वो आपको ले जाना है। आपको किस में ले जाना है? तो उसको आपको तत्पुरुष समाज में ले जाना है। ठीक है, तत्पुरुष समास में ले जाना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, साहित्य हमें क्या बताता है? सामाजिक वर्चस्व करने के लिए, समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, मानव समाज की सुख समृद्धि सुरक्षा विकास का कौन सा मार्ग उपादेय है? इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए हमें दिखाया था आपको कि साहित्य हमें मानव समाज की सुख समृद्धि सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, कवि का आदर्श क्या है? उसके समाज, उसके स्वयं, उसके परिवार, इनमें से सभी। ठीक है, तो कवि का आदर्श होता है उसके स्वयं के आदर्श के अनुरूप ही होता है, कवि का आदर्श होता है। बाकी नीचे देखिए आपको यहाँ पर जो है आपको आंसर शीट दिया गया है, बना दिया गया है, आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का जेटेट 2016 में प्रश्न आया था। आप सभी को इसी तरह से जेटेट 2026 में भी आएंगे। इससे ज़्यादा आपको भारी आने वाला नहीं है, बस आवश्यकता है लगातार बने रहने की, जुड़े रहने की, और साथ में यहाँ से सारा नोट्स PDF जो आपको हैंड रिटेन बनाया गया है, बहुत ही मेहनत से बनाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर ले लेंगे। धन्यवाद।